आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत खड़िया शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैं झारखंड इतिहास के अंतर्गत मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये पांचों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वे सारे चीज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं खड़िया शासन व्यवस्था को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। खड़िया शासन व्यवस्था को ही डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, खड़िया शासन व्यवस्था को ही डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें डोकलो का मतलब होता है सभा या बैठक और सोहोर का मतलब होता है प्रधान या अध्यक्ष। याद रखिएगा, डोकलो सोहोर में डोकलो का मतलब होता है सभा या बैठक और सोहोर का मतलब होता है प्रधान या अध्यक्ष। खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ बैठक और सोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, किस भाषा में? तो खड़िया भाषा। खड़िया लोगों की जो भाषा थी खड़िया थी, और उन्हीं के भाषा में डोकलो का अर्थ बैठक होता है और सोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। अब हम लोग इनके शासन व्यवस्था को देखते हैं कि इनका जो शासन व्यवस्था कितने स्तरों में विभक्त था। तो इनका शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय था। देखते हैं हम लोग। पहला है ग्राम। ग्राम जो है ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत होंगे, और इनका ग्राम का जो प्रधान होगा वह महतो कहलाएगा। याद रखिएगा, खड़िया शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रधान को क्या कहेंगे? महतो कहेंगे। खड़िया शासन व्यवस्था या डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रधान को महतो कहेंगे। ग्राम से ऊपर की इकाई खूट है, जो कि ग्राम समूह होता है। कई गांवों का समूह क्या कहलाएगा? खूट कहलाएगा, जिसके प्रधान खड़िया घाट कहलाते हैं। खूट जो है, खूट के प्रधान क्या कहलाएंगे? खड़िया घाट। याद रखिएगा, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट के प्रधान क्या कहलाएंगे? तो खड़िया घाट कहलाएंगे। अब खूट से जो ऊपर की इकाई है वो डोकलो है, खड़िया जनजाति का संघ है। डोकलो जो है खड़िया जनजाति का संघ है। ये सारे के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हर एक को सेपरेट करके मैंने बताया है डिटेल में। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि डोकलो क्या है? खड़िया जनजाति का संघ है, जिसके सभापति या संपूर्ण खड़िया समाज का राजा यही होता है। कौन? डोकलो सोहोर। डोकलो का जो सभापति होगा डोकलो सोहोर होगा, और यही डोकलो सोहोर संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। याद रखिएगा, ये जो डोकलो सोहोर है संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, और डोकलो का सभापति भी कौन होता है? तो डोकलो सोहोर होता है। अब हम लोग इसके कुछ अधिकारियों को देखते हैं। ग्राम स्तर के जो अधिकारी हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और इन सभी को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पूरी तरह डिटेल, आप लोगों को जितना कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आगे ये सारे को डोकलो, खूट, ग्राम, फिर जो मैं अधिकारी के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे को डिटेल में मैंने बताया है। तो ग्राम स्तर के जो अधिकारी हैं, पहला है महतो। महतो जो है वंशानुगत पद है। याद रखिएगा, महतो का जो पद है वंशानुगत पद होता है। ये ग्राम स्तर के अधिकारी हैं। अगला है पाहन। पाहन को ही कालो कहा जाता है। पाहन को ही कालो भी कहा जाता है, और यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। याद रखिएगा, पाहन जो है या कालो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और इसका भी पद वंशानुगत पद है। यानी महतो और पाहन दोनों का जो पद है वंशानुगत पद है। फिर अगला जो अधिकारी है ग्राम स्तर के, करटाहा है। करटाहा जो है न्यायिक मामलों का प्रधान होता है। करटाहा न्यायिक मामलों का प्रधान होता है, और करटाहा का निर्वाचन होता है। याद रखिएगा। अब चलिए ये सारे को हम लोग डिटेल में देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे मैं बताना चाहूंगा। जैसे खड़िया जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। याद रखिएगा, खड़िया जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी मैं सिर्फ शासन व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, झारखंड के आदिवासियों की शासन व्यवस्था सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं झारखंड के आदिवासियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं झारखंड की जितनी भी जनजाति हैं
जैसे 32 जनजाति हैं, उसमें जैसे मुंडा है, उड़ांव है, ये सब खड़िया है, उसके बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं शासन व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। तो फिर से देखते हैं, खड़िया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया और तीसरा है ढेलकी खड़िया। याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है, खड़िया कितने प्रकार के हैं, खड़िया जनजाति कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। और ये तीनों की जिस शासन व्यवस्था होगी उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पद हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहाड़ी खड़िया के कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं, देखते हैं। तो पहला है इंडिया। इंडिया जो है गांव का प्रधान होता है। पहाड़ी खड़िया के अंतर्गत गांव का प्रधान कौन होता है? तो इंडिया होता है। याद रखिएगा, पहाड़ी खड़िया के अंतर्गत गांव का प्रधान कौन होता है? तो इंडिया होता है। बार बार मैं समझा रहा हूं, याद रखिएगा। और फिर दूसरा है डिहुरी। डिहुरी जो है गांव का धार्मिक प्रधान होता है। डिहुरी जो है गांव का धार्मिक प्रधान है। मैं ये सिर्फ पहाड़ी खड़िया के बारे में बता रहा हूं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पहाड़ी खड़िया के अंतर्गत गांव का प्रधान इंडिया होता है और पहाड़ी खड़िया के अंतर्गत गांव का धार्मिक प्रधान डिहुरी होता है। याद रखिएगा। अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। रेड, रेड करटाहा से बड़ा पद होता है और परगना का राजा रेड से ऊपर का पद होता है। अब ये दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। खड़िया समाज में करटाहा से बड़ा जो पद होता है उसे रेड कहते हैं। रेड, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, खड़िया समाज में करटाहा से बड़ा पद जो होता है उसे रेड कहते हैं। और रेड से जो बड़ा पद होगा उसे परगना का राजा कहेंगे। रेड से जो बड़ा पद होगा उसे परगना का राजा कहेंगे। ग्राम परगना में जितने भी शासन, न्याय और अन्य मामले आते हैं उन्हें देखने का अधिकार परगना के राजा के पास होता है। याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, खड़िया समाज में करटाहा से बड़ा पद रेड का होता है और रेड से जो बड़ा पद है वो परगना का राजा का होता है। और परगना के राजा के पास अधिकार होते हैं कि वे जो है ग्राम परगना के अंतर्गत शासन से संबंधित, न्याय से संबंधित और अन्य जो भी मामले आएंगे उनका जो है समाधान परगना का राजा करेगा। और परगना के राजा से भी ऊपर का पद खड़िया राजा यानी डोकलो सोहोड़ का होता है। याद रखिएगा, खड़िया राजा से ऊपर का पद परगना राजा से जो है ऊपर का पद खड़िया राजा का होता है, जिसको डोकलो सोहोड़ भी कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग जो है देखते हैं जो ग्राम स्तर के अधिकारी थे उनके बारे में। पहला है महतो। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। याद रखिएगा, महतो जो है गांव का प्रमुख व्यक्ति है। जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती है। इनका पद वंशानुगत पद है। शुरू में ही मैंने बताया महतो का जो पद है क्या है? वंशानुगत पद है। ये सब याद रखिए, ये प्रश्न बनता है। लेकिन ग्राम सभा की सर्वसहमति से इसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर सभी गांव वालों का सहमति हो कि अभी जो महतो हैं वो महतो आगे नहीं रहेंगे तो उसे बदला भी जा सकता है, महतो को चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन वे कब होंगे? जब ग्राम सभा स्वीकृति उस पर देगी। और यह जान लीजिए महतो का जो है पद वंशानुगत पद है। अब देखते हैं महतो के कार्य के बारे में। गांव के झगड़ों, जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा महतों की मुख्य भूमिका में किया जाता है। याद रखिएगा, महतों का कार्य क्या है? तो झगड़ों, जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा कौन करेगा? महतो करेगा। हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो और अन्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। तो महतो के अंतर्गत इतना ही था। अब हम लोग पाहन को देखते हैं। वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है पाहन कहलाता है। मैंने शुरू में ही बोला कि धार्मिक प्रधान ग्राम का धार्मिक प्रधान कौन होगा? पाहन होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है, वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है पाहन कहलाता है।
इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लीजिए आप लोग कि कालो किसे कहा जाता है, तो पाहन को कहा जाता है। पाहन को कालो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा कि पाहन को कालो के नाम से भी जाना जाता है। शादी तथा सार्वजनिक त्यौहार में इन्हें बुलाया जाता है। इनका पद भी वंशानुगत पद है। महतो और पाहन का पद जो है वंशानुगत पद है, याद रख लीजिए ये कि महतो और पाहन का जो पद है वंशानुगत पद है, लेकिन ग्राम सभा की सर्वसहमति से इसे प्रवर्तित किया जा सकता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए कि पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है, तो पहनई भूमि कहलाती है। याद रखिएगा, पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है, पहनई भूमि कहलाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं करटाहा। महतो पाहन के बाद अब करटाहा हम लोग देखते हैं। करटाहा एक अवैतनिक पद था, याद रखिएगा करटाहा जो है एक अवैतनिक पद है। अपने इस पद के लिए गांव से कोई वेतन इसे नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा ये अवैतनिक पद है, इसे कोई भी जो है वेतन नहीं दिया जाएगा, तथा इनका मनोनयन निर्वाचन द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा करटारा का जो है पद कैसे होगा, तो निर्वाचन के द्वारा होगा, तथा गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों के सभा द्वारा इनका चयन किया जाता था। यानी इनका जो चयन कैसे किया जाएगा, तो गांव के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके सभा द्वारा करटाहा का चयन होगा। करटाहा पद के लिए वही व्यक्ति योग्य माने जाते थे जो अपनी जाति की परंपरा एवं रीति रिवाज का पूर्ण जानकारी रखता हो तथा जिनका आचरण परंपराओं के अनुरूप रहा हो। यानी करटाहा के लिए एलिजिबल वही पर्सन होंगे जिसे अपने जाति के सारे परंपरा रीति रिवाज की जानकारी हो और वह जो है उनका जो आचरण हो वह परंपराओं के अनुरूप हो। प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है, वही गांव का नेता और संचालक होता है। याद रखिएगा प्रत्येक गांव में एक करटाहा होगा और वही गांव का नेता और संचालक भी होगा। अब इसके कार्यों के बारे में कुछ देखते हैं हम लोग। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है करटाहा के बारे में। संसार और टाना भगत खड़िया, ये जो संसार और टाना भगत खड़िया है करटाहा को भगत कहते हैं। याद रखिएगा करटाहा को भगत कौन कहते हैं, तो संसार और टाना भगत खड़िया। गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण को भात भितार कहा जाता है का कार्य करटाहा द्वारा ही पाहन के देखरेख में संपादित किया जाता है। यानी करटाहा का कार्य क्या है, गांव में जिस परिवार को अशुद्ध करार किया गया यानी जो अशुद्ध परिवार घोषित कर दिया गया जिसे, उसके शुद्धिकरण के लिए करटाहा द्वारा ही कार्य संपादित किया जाएगा। और किसके देखरेख में, तो पाहन के देखरेख में। और यह जो शुद्धिकरण का कार्य है वह भात भितार कहलाता है। याद रखिएगा यह जो अशुद्ध व्यक्तियों को, अशुद्ध परिवार को शुद्ध करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो भात भितार कहलाता है। क्या कहलाता है, भात भितार। और यह जो है किसके द्वारा किया जाता है, करटाहा के द्वारा किया जाता है। किसके देखरेख में किया जाता है, तो पाहन के देखरेख में किया जाता है। अब अगला देखते हैं इसका कार्य। ग्राम सभा करटाहा के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। जितने भी ग्राम सभा होंगे वहां के जो भी करटाहा होंगे उन्हीं के परामर्श और अनुमति से कार्य होगा। याद रखिएगा गांव के झगड़ों का फैसला और मुसीबतों का निपटारा भी करटाहा ही करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के कार्य देखते हैं। लोगों की बैठक बुलाना और गांव की समस्याओं का समाधान करना करटाहा के अनिवार्य कार्य है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि ग्राम में लोगों की बैठक कौन बुलाएगा, तो करटाहा बुलाएगा। अब हम लोग खूंट के बारे में देखते हैं। खूंट, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं हम लोग। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र हैं। याद रखिएगा खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र हैं। अब कौन कौन से हैं देखते हैं, जो डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, केरकेट्टा, सोरेंग, किंडो, टोप्पो और विलुंग होते हैं। याद रखिएगा खड़िया समाज में जो 9 गोत्र है वो इस प्रकार है। अब हम लोग खूंट को देखते हैं।
संगोत्रीय गांव के समूह, ये जो गोत्र थे इन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूं, संगोत्रीय गांव के समूह को खूट कहा जाता था। यानी कि डुंगडुंग एक पूरा एक गांव ही डुंगडुंग का होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, खूट बोलेंगे। या नहीं तो कुल्लू गोत्र का एक पूरा गांव होगा, उसे हम लोग खूट बोलेंगे। यानी कोई भी गोत्र का एक पूरा गोत्र का गांव होगा, उसे ही हम लोग खूट बोलते हैं। तो संगोत्रीय गांव के समूह को खूट कहा जाता था तथा खूट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी एक करटाहा को अध्यक्ष चुना जाता था। अब खूट के जो है अध्यक्ष कौन होंगे, तो करटाहा होंगे। याद रखिएगा, खूट का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा, करटाहा होगा। तथा इस पद को खड़िया घाट कहते हैं। यानी खूट के लिए जो अध्यक्ष है करटाहा, उसी के पद को खड़िया घाट कहा जा रहा है। करटाहा का जो पद है उसे खड़िया घाट कहते हैं। खूट द्वारा अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है। याद रखिएगा, खूट द्वारा जो है अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाएगा। यानी गांव के अंदर जितने भी विवाद होंगे उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, तो खूट में किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग डोकलो। अब हम लोग डोकलो के बारे में देखते हैं। 1934-35 यानी 1934-1935 में खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन बनता है कि खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया, तो 1934-35 में किया गया। कब किया गया, 1934 और 35 में। फिर से देखिए, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जो डोकलो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो अखिल भारतीय महासभा गठित हुआ वही डोकलो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखिएगा, डोकलो क्या है, तो खड़िया समाज का अखिल भारतीय महासभा। तथा इस संघ का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, डोकलो सोहोर कहलाता है। शुरुआती दौर में ही मैंने बताया कि डोकलो का सभापति कौन होगा, डोकलो सोहोर होगा। और इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा। किसे बोलते हैं, डोकलो सोहोर को बोलते हैं। डोकलो में सभी गांव के महतो, पाहन एवं करटाहा सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा, ये जो अखिल भारतीय महासभा डोकलो है, इसमें इसके सम्मेलन में गांव के सभी महतो, पाहन और करटाहा सम्मिलित होंगे तथा डोकलो सोहोर का चुनाव किया जाता था। और डोकलो सोहोर का जो पद है वंशानुगत पद नहीं है, इसका चुनाव किया जाता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्षों का था। डोकलो सोहोर का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का है। और डोकलो सोहोर का चुनाव किया जाता है। याद रखिएगा, डोकलो सोहोर का चुनाव किया जा रहा है और इसका कार्यकाल 3 वर्षों का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाहा लोग करते थे। हर एक गांव के लिए करटाहा था, तो ये सारे करटाहे जो है बैठक बुलाने का कार्य करते थे। यानी यहां याद रखिएगा, बैठक बुलाने का सारा इंतजाम कौन करते थे, तो करटाहा लोग करते थे। तथा साल में एक बार ये लोग इकट्ठे होते थे। ये जो डोकलो का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें साल में एक बार सभी लोग शामिल होते थे। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान डोकलो सोहोर की अध्यक्षता में किया जाता था। मैंने खूट में क्या बताया कि अंतरग्रामीण मामलों का निपटारा कौन करेगा, तो खूट करेगा। अंतरग्रामीण मामलों का निपटारा कौन करेगा, खूट करेगा। जबकि एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान कौन करेंगे, तो डोकलो सोहोर करेंगे। डोकलो सोहोर की अध्यक्षता में किया जाएगा। यानी एक से अधिक गांव या एक से अधिक गोत्र, मैंने जो 9 गोत्र बताया था उसमें से अलग अलग गोत्र के बीच में अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा, डोकलो सोहोर की अध्यक्षता में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना और समस्याओं की सूचना खड़िया राजा यानी डोकलो सोहोर को देता था। मैंने बताया शुरुआती दौर में ही कि हर एक गांव के लिए एक करटाहा होंगे और उस गांव में जो भी घटना होगा या जो भी समस्याएं आएंगी उसकी सूचना डोकलो सोहोर यानी कि खड़िया राजा को कौन देगा,
कटाहा देगा। यानी ये सारी सूचनाएं जो है डोकलो सोहोर या खड़िया राजा को कौन इनकी सूचनाएं देगा, तो कटाहा देगा। अब देखते हैं डोकलो सोहोर के सहायक के बारे में। डोकलो सोहोर के, ये खड़िया राजा है ना, डोकलो सोहोर खड़िया राजा है, तो इसके कुछ सहायक भी होंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है देवान। डोकलो सोहोर के सहायक है देवान, ये जो है प्रमुख सलाहकार हैं। देवान जो है प्रमुख सलाहकार है। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत खड़िया राजा यानी डोकलो सोहोर का जो प्रमुख सलाहकार होगा कौन है, देवान है। याद रखिएगा, खड़िया राजा या डोकलो सोहोर का प्रमुख सलाहकार कौन है, देवान है। अगला है तिजोरी कर, यह जो है खजांची है। तिजोरी कर जो है खजांची है, याद रखिएगा, तिजोरी कर क्या है, खजांची है। अगला है लिखाकर। लिखाकर क्या होता है, सचिव होता है। डोकलो सोहोर का सचिव कौन है, तो लिखाकर है। मैं फिर से आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का सलाहकार कौन होगा, तो देवान होगा। याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का या खड़िया राजा या डोकलो सोहोर का प्रमुख सलाहकार या सलाहकार कौन होगा, तो देवान होगा। याद रखिएगा ये चीज। फिर अगला है डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची कौन होगा, या नहीं तो बोलेंगे खड़िया राजा का खजांची कौन होगा, या डोकलो सोहोर का खजांची कौन होगा, तो तिजोरी कर। याद रखिएगा, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा का खजांची कौन होगा, तो तिजोरी कर। फिर अगला है डोकलो सोहोर का मंत्री या सचिव कौन होगा, तो लिखाकर। याद रखिएगा, डोकलो सोहोर या नहीं तो खड़िया राजा का सचिव या मंत्री कौन होगा, तो लिखाकर होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। खड़िया समाज में आपसी विवादों का निपटारा आपसी समझौतों के माध्यम से किया जाता था तथा इसके लिए सामूहिक भोज की परंपरा प्रचलित थी। याद रखिएगा यहां तक। तो आज की क्लास में यहीं तक होगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वे सारे की जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और झारखंड इतिहास के अंतर्गत जितनी भी शासन व्यवस्था है उन सभी पे मैंने क्लास लिया है और वे सारे के वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, झारखंड की शासन व्यवस्था करके। आप लोग वहां जाके उसे देखिए, आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।